ध्यान दें, ये पार्ट 3 है केमिकल काइनेटिक्स का, और इसमें हमें पढ़ना है जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। यहां से आप देखेंगे, सपोज कीजिए कि ये कंपाउंड्स है और ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ये रिएक्टेंट है, ये जो प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। यहां पर क्या होता है, इनिशियल कंसंट्रेशन इसका है A मोल पर लीटर, और यहाँ उत्पाद कितना बचा है अभी 0। लेकिन आप पाएंगे इस अभिक्रिया में, अभिक्रिया की जो दर होती है वह इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। तो यहाँ से आप देखें, यह हो जाएगा, ये हो जाएगा dx/dt और इक्वल टू के एक्टिव मास A के पावर होता है 0। अब इसके बाद पहले डिफिनेशन देखें, तब हम आगे बढ़ेंगे कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन किसे कहते हैं। तो कहेंगे वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, अर्थात वह वाह्य कारक जैसे उत्प्रेरक, ताप, प्रकाश पर निर्भर करती है, तो उसे शून्य कूट की अभिक्रिया कहते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, बल्कि वाह्य कारक सूर्य की प्रकाश, ताप, उत्प्रेरक पर निर्भर करती है, तो उसे शून्य कूट की अभिक्रिया कहते हैं। एक तो ये डिफिनेशन, दूसरी डिफिनेशन क्या हो जाएगी, यहां से देखें, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके वेग समीकरण में सांद्रता को व्यक्त करने वाले पदों के घातों का योग शून्य होता है, तो उसे शून्य कूट की अभिक्रिया कहते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके वेग समीकरण में सांद्रता को व्यक्त करने वाले पदों के घातों का योग शून्य होता है, तो उसे शून्य कूट की अभिक्रिया कहते हैं। यहां से आप देखें, ये था इसका डेरिवेशन, यहां पर था इनिशियल स्टेट। अब इसके बाद इसको आगे बढ़ाते हैं, किसी संख्या का पावर अगर 0 है तो 1 हो जाता है। ये मिल गया यहां से dx/dt इक्वल टू k। अब इसको इस साइड में भेज देते हैं, यह हो जाएगा dx इक्वल टू हो जाएगा k dt। अब क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड में क्या हो जाएगा, यहां से इंटीग्रेशन dx इक्वल टू के बाहर इंटीग्रेशन dt हो जाएगा। यहां से आपको मिल जाएगा x इक्वल टू k इंटू डी। वैसे इंटीग्रल कांस्टेंट c आएगी, इसकी वैल्यू 0 आ जाती है, तो यहां से देखिए 0 आ जाती है, तो यहां से क्या हो जाएगा, x इक्वल टू k अपॉन t। अब इसके बाद आगे बढ़े देखें, यहाँ से k इक्वल टू प्राप्त होता है x अपॉन t। इसको हम कर देते हैं, यहाँ से देखें इक्वेशन नंबर 1, यह हो गया इक्वेशन नंबर 2। इसी तरह से t बराबर हो जाएगा x अपॉन k, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। k प्राप्त होता है। अब इसकी यूनिट देखें क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग यूनिट देखेंगे, k बराबर वेग स्थिरांक शून्य कोट में, ये क्या है, मोल पर लीटर, और ये क्या है, टाइम है। इसका मतलब इसके की यूनिट होती है मोल पर लीटर, और सेकेंड इनवर्स हो जाएगी वेग स्थिरांक का मात्रा हो जाएगा। ये था आपका शून्य कूट की अभिक्रिया। हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड, ये क्या होता है हाफ लाइफ पीरियड में, जैसे कोई अभिक्रिया होती है
तो आधा भाग पूर्ण होने में जितना समय लगता है उसे अर्ध आयु काल कहते हैं। अब इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है ये, उसका आधा भाग, और ये भाग किसमें पूर्ण होता है, उत्पाद में, तो इसी को हम कहते हैं हाफ, मतलब एक हो गया। और इसमें जो समय लगता है उस समय को हम क्या कहते हैं, टी हाफ अर्धायु काल कहते हैं। विशेष परिभाषा देखें, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक की आधी सांद्रता उत्पाद में बदलने पर या अभिक्रिया का आधा भाग पूर्ण होने में जो समय लगता है उसे अर्ध आयु काल कहते हैं और इसे टी हाफ से प्रदर्शित करते हैं। अब इन दोनों को जरा देखें तो क्या करेंगे, यहां से आप देखें, पुटिंग द value of the value of x and t in equation 3। अब इसके बाद देखें यहां से क्या हो जाता है, क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, टी हाफ इज इक्वल टू हो जाएगा, यहां से देखें टी हाफ इज इक्वल टू x की जगह पर a बाई 2 अपान के, अर्थात a अपान 2k, और इसका मतलब यह इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान 2k इंटू a। इसको ये पूरा कांस्टेंट है और इसको कांस्टेंट को हटाएंगे तो यहां से हो जाएगा टी हाफ समानुपाती a, और ये प्राप्त हो जाता है और इससे हम कहते हैं, यहां से निकल गया। अब इसको इस इक्वेशन नंबर हम दे देते हैं 4। अब यहां से देखें डिफिनेशन क्या होगी, तो शून्य कोट की अभिक्रिया में, शून्य कोट की अभिक्रिया में अर्ध आयु काल अपनी प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है। शून्य कोट की अभिक्रिया में अर्ध आयु काल अपनी प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है। ध्यान दें, जीरो ऑर्डर में रिएक्शन में एग्जाम्पल क्या होता है, यह H2 होता है और प्लस Cl2, और यहां से आप देखेंगे बनता तो 2HCl है, लेकिन ये दोनों क्रिया नहीं करती है। क्रिया करने के लिए क्या जरूरी होता है, सनलाइट, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। अतः यहाँ से R बराबर लिखते हैं, K होता है एक्टिव मास H2, एक्टिव मास Cl2। इस समीकरण के अनुसार H2 और Cl2 दोनों सांद्रता के वेग को प्रभावित करेंगे, लेकिन रियल में क्या होता है, ये निर्भर करता है, ये निर्भर, इसलिए दोनों के घातों का योग शून्य होता है, इसलिए ये शून्य कोट की अभिक्रिया के एग्जाम्पल है। ये था एग्जाम्पल। अब ग्राफ में देखें, अगर कंसंट्रेशन और रेट, तो जब कंसंट्रेशन डिपेंड ही नहीं करता है तो रेट जो होता है कांस्टेंट प्राप्त होता है। लेकिन अभी आपने देखा ये टी हाफ है और ये कंसंट्रेशन है, तो यहाँ से अर्ध आयु काल अपनी प्रारंभिक सांद्रता के क्या होती है, समानुपाती होती है। इस तरह का ग्राफ बनता है, यानी टी हाफ बढ़ेगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो टी हाफ का मान भी बढ़ता है। तो ये था शून्य कोट की अभिक्रिया। ध्यान दें, अब पढ़ना हमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में दो डिफिनेशन बताएंगे और एग्जांपल सबसे पहले देखना। यह होता है CH3COO और C2H5 अब प्लस वाटर, वाटर में क्या HOH। अब ये दोनों रिएक्ट करता है, बनता है CH3COOH और प्लस होता है C2H5OH। इसमें एसिड की प्रेजेंस में H हमने लिख दिया, लेकिन आप देखेंगे R इज इक्वल टू क्या होता है, K एक्टिव मास CH3COO और C2H5 और इनटू एक्टिव मास यह हो जाएगा H2O या HOH। लेकिन आप देखेंगे इसमें क्या होता है, इस समीकरण के अनुसार
जल का मान बढ़ाएंगे तो भी बढ़ेगा, लेकिन प्रयोग के आधार पर देखा गया इसका तो प्रभावित होता है लेकिन जल की सांद्रता पर प्रभावित नहीं होता है। तो ये था इसका एग्जाम्पल और अभिक्रिया का वेग समीकरण। अब इसके बाद इसकी परिभाषा देखें तो दो परिभाषा यहाँ से बनती है। पहला परिभाषा क्या होगा, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग केवल एक अभिकारक अणु की सांद्रता पर निर्भर करता है तो उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। पहली परिभाषा हो गई। और दूसरा क्या होगा, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके वेग समीकरण में सांद्रता को व्यक्त करने वाले पदों के घातों का योग एक होता है तो उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। अब इसके बाद इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन करेंगे। ध्यान दें कि ये रिएक्टेंट है, चेंज होता है प्रोडक्ट में। इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन जो है A मोल पर लीटर है। यहाँ प्रोडक्ट का मान 0 है, इसे नाम देते हैं इनिशियल स्टेट कर देते हैं। अब इसमें से कुछ भाग निकलता है, निकलता क्या है x, बचा क्या A माइनस x, प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है x। इसको लिखते हैं एट टाइम t समय पर ये प्राप्त होता है। अब हम यहाँ से यूज करेंगे कौन सा, लॉ ऑफ मास एक्शन, द्रव्यानुपाती क्रियाता नियम, यूजिंग लॉ ऑफ मास एक्शन, यूजिंग लॉ ऑफ मास एक्शन। ये क्या होता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारक के सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होता है। यहाँ हो जाएगा dx अपॉन dt समानुपाती एक्टिव मास A, या हो जाएगा dx अपॉन dt इक्वल टू k, और यहाँ हो जाएगा k माइनस x, इक्वेशन नंबर 1। और थोड़ा सा आगे बढ़े देखें, अब हम क्या करते हैं, यहाँ से देखें, यहाँ हो जाएगा dx अपॉन ये हो जाएगा k माइनस x एक साथ और इक्वल टू k, और ये हो जाएगा dt। अब इसके बाद इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अब इसके बाद जब इंटीग्रेट कर देते हैं तो होता क्या है, यहाँ से आप पाएंगे इंटीग्रेशन dx अपॉन a माइनस x हो जाएगा, और यह इक्वल टू के बाहर, और इंटीग्रेशन हो जाएगा dt। यहाँ पर आपको डायरेक्ट फार्मूला बता रहे हैं, देखें कि जब नीचे का फंक्शन ऊपर डिफरेंशिएशन होता है तो लाग के रूप में आ जाता है, और इसको हम लिख सकते हैं माइनस लाग 20e, और ब्रैकेट में हो जाएगा ये माइनस x इक्वल टू kt, और प्लस एक नया कांस्टेंट आ जाता है c, और यह हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2, और यहाँ हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब इसमें एक नया टर्म आ गया क्या, c, वेयर c इक्वल टू क्या होता है, तो c को समाकलन नियतांक कहते हैं, इंटीग्रेशन, यहाँ से देखेंगे इंटीग्रेशन कांस्टेंट कहते हैं, इसको कांस्टेंट कहते हैं। अब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको हम इनिशियल स्टेट में जाते हैं। यहाँ से देखें एट इनिशियल स्टेट, प्रारंभिक अवस्था में जब जाएंगे तो प्रारंभिक अवस्था में देखें कि अगर t बराबर 0 है, अर्थात अभिक्रिया प्रारंभ नहीं हुई है, तो उस कंडीशन में देखेंगे उत्पाद x का मान भी क्या होता है, 0। प्रारंभिक अवस्था में देखें क्या होता है, अभिक्रिया प्रारंभ नहीं हुई है, तो उस अवस्था में पाएंगे कि t इक्वल टू कितना है, 0 है, अर्थात अभिक्रिया प्रारंभ नहीं है, तो उस समय उत्पाद x का मान भी 0 है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इस t
और x का मान जो है समीकरण 3 में रखते हैं। यहाँ से देखें फ्रॉम इक्वेशन 3, अब क्या हो जाएगा 3 से देखें ये दोनों वैल्यू रखें इसमें, यहाँ से आपको मिल जाएगा माइनस log 20 a इक्वल टू c, और इसके बाद ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 4। अब c की वैल्यू को हम 3 में रखते हैं, तो रखेंगे तो यहाँ से देखें, यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, इससे क्या हो जाएगा, यहाँ से देखें माइनस log 20 a माइनस x इक्वल टू kt, और c है तो c बराबर माइनस log 20 a। अब इसको हम इस साइड में करेंगे तो प्लस हो जाएगा, यहाँ से लिख सकते हैं kt बराबर log 20 a माइनस log 20 a माइनस x। अब ये log m by m के रूप में है, तो यहाँ से लिख सकते हैं kt इक्वल टू log 20 और यहाँ से हो जाएगा a अपान a माइनस x। और आगे बढ़े देखें, यहाँ से क्या हो जाएगा kt इक्वल टू बेस e को 10 में चेंज करना है तो 2.303 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, यह हो जाएगा 2.303। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यह बेस कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ से आप देखें a अपान a माइनस x प्राप्त होता है। अब यहाँ से दो समीकरण मिल जाएगा, यहाँ से k इक्वल टू क्या होगा t नीचे आ जाएगा, तो उस कंडीशन में हो जाएगा 2.303 अपान t और log बेस 10, यहाँ से a अपान a माइनस x। इस समीकरण को ये आपका प्राप्त हो गया प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का, और इसे हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 5। ये हो गया इक्वेशन नंबर 5। के बराबर अगर t बराबर हम निकालें तो यहाँ से आप देखें t बराबर हो जाएगा 2.303 अपान k, और यह हो जाएगा log बेस 10 और a अपान a माइनस x हो जाएगा। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर हो जाएगा, यहाँ से देखें 6 हो जाएगा। फिर दो रिएक्शन प्राप्त होते हैं। अब हमें पढ़ना है अर्ध आयु काल, हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड अर्ध आयु काल। अभी बताया गया अर्ध आयु काल में कंडीशन क्या होती है कि जो प्रोडक्ट का मान है कितना हो जाए, तो जितना सांद्रता है उसकी आधी, जो समय लगता है उस समय को क्या कहते हैं, उसी समय को कहते हैं अर्ध आयु काल। तो देखें यहाँ से परिभाषा क्या होगी, किसी रासायनिक अभिक्रिया का आधा भाग पूर्ण होने में जितना समय लगता है उस समय को अर्ध आयु काल कहते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया का आधा भाग पूर्ण होने में जितना समय लगता है उसे अर्ध आयु काल कहते हैं। अब ये दोनों वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं, यहाँ से आप देखें पुटिंग द वैल्यू ऑफ x and t in इक्वेशन 6 क्या हो जाएगा, यहाँ से देखें तो t हाफ इज इक्वल टू 2.303 अपान k log बेस 10, और यहाँ से देखें a अपान a माइनस a बाई 2। अब a में से a बाई 2 बचेगा तो घटाएंगे तो a बाई 2 बचेगा, a से कट जाएगा 2 चला जाएगा ऊपर, अर्थात इस पूरे का मान हो जाएगा, यहाँ से आप देखें 2.303 अपान k, और यह हो जाएगा log बेस 10 2 हो जाएगा। वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से आप देखें t हाफ इज इक्वल टू हो जाएगा 2.303 अपान हो जाएगा k, और इनटू log 2 का मान होता है 0.0
3010 होता है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ से मिल जाता है t हाफ इज इक्वल टू 0.693 ये t हाफ होता है अर्धायुकाल के लिए, अर्धायुकाल और वेग स्थिरांक में संबंध होता है। इसे हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 7। एक बात का देखें, पूछा जाता है बार बार क्वेश्चन कि अर्धायुकाल और प्रारंभिक सांद्रता में क्या संबंध है, तो कहेंगे इस समीकरण में a का कोई पद नहीं है, देयर आर नो टर्म ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। कहेंगे इस समीकरण में a का कोई पद नहीं है, इसलिए अतः इसे सिद्ध होता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में अर्धायुकाल अपनी प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। एक बार और देखें, इस समीकरण में a का कोई टर्म नहीं है, अतः इसे सिद्ध होता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में अर्धायुकाल अपनी प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। ध्यान दें, ये log a माइनस एक्स और ये टाइम जो है t के बीच अगर हम यहाँ ग्राफ खींचते हैं तो यह लाइन प्राप्त होती है ये भी। अब इसमें हमें क्या करना है, स्लोप निकालना है। तो आपको मालूम है कि अगर ये कोण अगर थीटा है तो थीटा के लिए हम क्या करते हैं, टेन थीटा रख लिया, और टेन थीटा में देखें ये लंब बटे आधार, तो यहाँ पर आ जाएगा AC लंब हो गया, आधार जो है BC हो गया, ये हो गया, अर्थात इसी को लिखते हैं क्या, स्लोप। और स्लोप बराबर माइनस हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा, यह आता है k/2.303, ये वैल्यू प्राप्त होती है। इस रेखा मतलब इस ग्राफ से हम स्लोप के द्वारा हम k की वैल्यू को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ध्यान दें, केस फर्स्ट में क्या होता है कि यहाँ पर क्या था, रिएक्टेंट है और ये चेंज होता है इसमें प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट क्या होता है, x सपोज कीजिए यहाँ तक आते यानी टाइम t1 तक आते आते प्रोडक्ट बन गया x, और यहाँ आते आते t2 टाइम पर प्रोडक्ट बन गया क्या, x2, जबकि यहाँ पर क्या था, इनिशियल कंसंट्रेशन a मोल पर लीटर। इस तरह के अगर दो बीच की कोई कंडीशन दे देता है तो देखें अभिक्रिया के लिए k का मान हमेशा सबके लिए एक ही रहेगा, k सबके लिए एक रहेगा, इसलिए अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से क्या होता है, k होता है 2.303 अपान यहाँ से हो जाएगा t2 माइनस t1 और log बेस 10 हो जाएगा, और a माइनस x1 आया अपान हो जाएगा a माइनस x2, ये प्राप्त होता है। ये जो है प्रोडक्ट में चेंज होता है, t1 टाइम पे प्रोडक्ट x1 है, t2 टाइम पर प्रोडक्ट x2 है। अभिक्रिया है ये सबके लिए समान होगा। अब इसके लिए क्या करते हैं, अगर दो बीच में कोई कंडीशन दे देता है तो उसका हम फार्मूला यूज करते हैं, k बराबर 2.303 अपान t2 माइनस t1 log बेस 10 a माइनस x1 अपान a माइनस x2। ध्यान दें, ये तो समीकरण था फर्स्ट ऑर्डर का, जिसमें ये क्या है, प्रारंभिक सांद्रता, और a माइनस x क्या है, तो t समय बाद सांद्रता, यानी शेष मात्रा जो है ये है। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, यहाँ से k = 2.303 अपान यहाँ से t और यहाँ से log बेस 10, इसको लिख सकते हैं a0 अपान हो जाएगा 20, यानी t समय पर शेष मात्रा। तो डायरेक्ट हम इस फार्मूले को लिख सकते हैं। वॉल्यूम की अगर बात करना है तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं v0 अपान vt, यानी t समय पर अगर वॉल्यूम प्राप्त होता है किसी कंडीशन में तो इसमें हम लिख सकते हैं k बराबर 2.303
3/T log base 10 V0/Vt। दूसरा कंडीशन था। ध्यान दें, कुछ गणना जो है रिएक्टेंट पर निर्भर करता है, कुछ गणना जो है प्रोडक्ट पर निर्भर करता है, उत्पाद पर निर्भर करता है। जैसे इस समीकरण में हम क्या करते हैं, पहले तो यही दोनों थे, उत्पाद नहीं बना था, लेकिन जब उत्पाद बनता है तो हम इसको क्या करते हैं, NaOH से टाइट्रेशन करते हैं, अनुमापन करते हैं। जब ये बना नहीं था तो उस समय यहाँ पर NaOH की मात्रा कितनी थी, 0 था। इस तरह से भी 0 हो गया। अब इसके बाद और क्या होता है, जो ये बनेगा त्यों बढ़ता जाएगा। तो यहाँ से आप देखेंगे T समय बाद ये मात्रा कितनी हो गई, Vt हो जाती है। और ये पूरा कंप्लीट जो है एसिटिक एसिड में मतलब चेंज हो जाता है। तो वहां से इंफिनिटी टाइम पर क्या होता है, यहाँ से भी इनफाइनाइट हो जाता है। तो इस कंडीशन में आप पाएंगे कि इसमें प्रोडक्ट पर निर्भर करता है। तो प्रोडक्ट क्या है, यहाँ T इक्वल टू क्या है, 0 है, तो उस समय आयतन कितना है, V0। T समय पर आयतन Vt है और अनंत पर जाके भी इनफाइनाइट हो जा रहा है। तो उस समय क्या होता है, हम क्या करते हैं निकालने के लिए, K बराबर होता है 2.303/T और log बेस कितना हो जाएगा 10 और V इनफाइनाइट माइनस V0/V इनफाइनाइट माइनस Vt का प्रयोग करते हैं। जब गणना हमें किसका करना है, उत्पाद पर आधारित होता है, तो उस समय हम इस फार्मूले का प्रयोग करते हैं। देखें V0 क्या है, तो 0 टाइम पर इनिशियल स्टेट में आयतन हो गया NaOH का आयतन, उसके बाद T समय पर आयतन Vt हो गया और अनंत पर समय पर यहाँ देखेंगे V इनफाइनाइट होता है। जो आगे चल करके जैसे जितना बनना था बन गया, जितना NaOH लगना था लग गया। अब उसके बाद समय बढ़ाते जाते हैं, जब ये कांस्टेंट हो जाता है तो उसी को भी इनफाइनाइट कहते हैं और इसकी हेल्प से हम इसको निकाल सकते हैं। ध्यान दें, H4 है, जैसे H2O2 है, ये टूटता है तो बनता है H2O प्लस बन जाता है। इसको टेस्ट करने के लिए ये प्रोडक्ट पर नहीं निर्भर करता बल्कि रिएक्टेंट पर निर्भर करता है। और इसके लिए हम KMnO4 का अनुमापन करते हैं। यहाँ H2O2 जो है धीरे धीरे इसका मान क्या होगा, घटेगा। KMnO4 का आयतन भी क्या होगा, घटेगा। तो प्रारंभ में आयतन जो होता है V0 जो होता है मैक्सिमम होता है, यहाँ सबसे अधिक लगेगा और धीरे धीरे Vt का मान कम होता जाएगा, मतलब घटता जाएगा ये Vt का मान। तो इस समय क्या होता है, ये फार्मूला होता है K बराबर 2.303/T log बेस 10 और यहाँ से हो जाएगा V0/Vt। ये प्राप्त होता है, इसकी हेल्प से हम इसको निकाल लेते हैं। ध्यान दें, केस जो है 4th है, मेजरमेंट ऑफ रेट कांस्टेंट बाय प्रेशर। प्रेशर के रूप में अगर निकालना है तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ये हो गया आपका, ये जो है रिएक्टेंट है और ये जो होता है B जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। प्रारंभिक अवस्था में हम Pi लिखते हैं या P0 कर दें और यहाँ पर इसका मान क्या हो जाएगा, 0। ये हो गया इनिशियल स्टेट में। अब इसके बाद ये दाब है, जब ये टूटेगा और ये बनेगा तो इसमें से जब टूटेगा तो दाब जो है x निकलेगा और वही n गुना जो है प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ P0 माइनस x हो गया और यहाँ पर क्या हो जाएगा, nx हो जाएगा, ये दाब कन्वर्ट हो जाएगा। तो यह हो जाएगा एट टाइम t हो जाता है। अब हम देखेंगे इस अवस्था में टोटल प्रेशर कितना होगा। यहाँ से देखें टोटल प्रेशर
टोटल प्रेशर ए कितना होता है इसको हम पीटी लिखते हैं। तो पीटी बराबर ये दोनों को जोड़ेंगे, यहाँ से हो जाएगा पी जीरो माइनस एक्स और प्लस हो जाएगा एन एक्स, और साथ करें यहाँ से हो जाएगा पी जीरो हो जाएगा और प्लस अगर हम यहाँ से एक्स कॉमन ले लेते हैं यह हो जाएगा माइनस वन। ये हो गया है आपका पीटी का। हमें ये एक्स का मान निकालना है, तो उस कंडीशन में देखें एक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको इधर भेज दें। तो यहाँ एक्स ब्रैकेट में हो जाएगा एन माइनस वन इज इक्वल टू यह हो जाएगा पी टी माइनस पी जीरो। तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पी टी माइनस पी जीरो अपान एन माइनस वन प्राप्त होता है। अब इसके बाद यहाँ से आप देखें क्या होता है, प्रारंभिक अवस्था क्या है P0 है, अर्थात हम यहाँ से देखें A बराबर कितना हो जाएगा, प्रारंभिक प्रेशर क्या है यहाँ पर P0 हो जाएगा। तो हम निकालेंगे A माइनस एक्स इक्वल टू, A माइनस एक्स निकालें तो यहाँ से हो जाएगा P0 माइनस यहाँ से PT और माइनस P0 अपान ये हो जाएगा यहाँ से n माइनस वन। यह एक साथ है, अब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये माइनस एक्स इज इक्वल टू इसमें मल्टीप्लाई हो गया, क्या क्या मिल जाएगा एन पी जीरो माइनस पी जीरो और माइनस से अब यहाँ से देखें तो ये माइनस पी टी हो जाएगा और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा अपान हो जाएगा एन माइनस वन। अब यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं कि एन पी जीरो माइनस हो जाएगा पी टी अपान एन माइनस वन। अब हमारा फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला होता है k इक्वल टू 2.303 अपान टी log बेस 10 a अपान a माइनस एक्स। अब ये दोनों a बराबर P0 है, a माइनस एक्स बराबर इतना है, दोनों वैल्यू इसमें पुट करते हैं तो k इक्वल टू हो जाएगा 2.303 अपान टी और यहाँ से देखें log बेस 10। अब a बराबर P0 a माइनस एक्स बराबर 1, यहाँ से आप देखेंगे यह हो जाएगा P0 बटे यहाँ से हो जाएगा एन P0 माइनस पी टी अपान एन माइनस वन, ऊपर चला जाएगा और इस कंडीशन में आपका मिलेगा k बराबर 2.303 अपान टी। अब ये हो जाएगा P0 ब्रैकेट में n माइनस वन अपान एन P0 माइनस हो जाएगा पी टी। ये जो है आपका समीकरण प्राप्त होता है।